अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कार्ब मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। यूज़ दो तरह की आ जाती है, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक हमें पता है ऑक्सीजन रिच टिश्यूज़ या जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अवेलेबल होता है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है। और एनारोबिक हमें पता है रेड ब्लड सेल्स वगैरह, क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ल्यूकोसाइट्स वगैरह, देन आई और किडनी, जहाँ पे या तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा या वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, या वो लेस वस्कुलराइज्ड टिश्यू होते हैं जहाँ पे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। सबसे पहले हम लोग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात कर लेते हैं। अब दो तरह के फेजेस हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टोटल 10 स्टेप्स आ जाते हैं। पहले जो 5 स्टेप्स आ जाएंगे उसमें हम लोगों ने खुद एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और दूसरा आ जाता है एनर्जी जनरेशन फेज। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट करनी है ग्लूकोज, हमने लेट्स से कि हम लोगों ने ग्लूकोज रिच मील खाया, उसके बाद हमारे पास इतनी ग्लूकोज अवेलेबल है कि हमारी टिश्यूज उसको यूटिलाइज कर सके। उसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले तो ये कि ग्लूकोज प्लाज्मा से जो है वो सेल्स के अंदर जाए। सेल्स के अंदर चला गया, अब उसको चाहिए कि वो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर ही ट्रैप रहे, दोबारा से बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो उसको ट्रैप करने के लिए क्या होगा कि सेल्स क्या करेंगे, उसको फॉस्फोराइलेट कर देंगे। फॉस्फोराइलेट कर देंगे, फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो ये पोलराइज हो जाएगा। अब हमारी जो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड सोल्युबल है, तो जब ये पोलराइज्ड हो जाएगा ये इससे बाहर नहीं जा सकता, सेल के अंदर ही ट्रैप रहेगा। अब दो तरह के इन्होंने एंजाइम्स की बात की है। एक आ जाती है कैटेगरी हेक्सोकाइनेज 1, 2 और 3, और एक आ जाता है हेक्सोकाइनेज 4। अब इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब जो हेक्सोकाइनेज 1, 2, 3 है ना, अब ये कुछ टिश्यूज़ के अंदर ये वाला होंगे, और हेक्सोकाइनेज 4 कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के अंदर होगा। इसको हम लोग ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। लाजमी नहीं है कि इसको ग्लूकोकाइनेज कहा है तो ये सिर्फ ग्लूकोज के साथ ही डील करता है, ये बाकी हेक्सोसिस के साथ भी डील करता है, ये सिर्फ एक मिसनूमर है। ठीक है, ये खाली ग्लूकोज के साथ डील नहीं करता। तो इसकी जो स्पेसिफिसिटीज़ आ जाती हैं इन दो एंजाइम्स की, वो ये है कि इसका Km भी लो हो और इसका Vm भी लो है। Km और Vm लो होने का क्या मतलब है, हमें पता है कि Km लो है मतलब एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। जब थोड़ी सी भी ग्लूकोज होगी ये उसको फॉस्फोराइलेट कर सकेगा, तो इट्स मीन के ये काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में भी शो किया गया है, ये आ जाता है हेक्सोकाइनेज के लिए ग्राफ, जिसकी Km भी लो है, लेकिन क्या होगा कि ये इसकी Vm भी लो है, इतना ज़्यादा ये सैचुरेट नहीं कर सकेगा, तो इसकी Vm भी कम है। जबकि हेक्सोकाइनेज 4 या ग्लूकोकाइनेज की बात करें, उसका Km भी ज़्यादा है, यानी कि एफिनिटी जो ग्लूकोज के लिए है वो कम है। यानी कि जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा हमारी बॉडी के अंदर ये तभी वर्क करेगा। तो ये कुछ स्पेसिफाइड टिश्यूज़ ही हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट है। जैसे लिवर के पेरेन्काइमल सेल्स के अंदर हमें पता है कि लिवर के अंदर जब लिवर हमारा मेन डील कर रहा होता है, लिवर ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ना, क्योंकि जैसे ही जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है तो लिवर क्या करता है, एक तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करता है, दूसरा ये कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा होता है। दूसरा आ जाता है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास के अंदर एज अ ग्लूकोज सेंसर का काम कर रहा है, यही हेक्सोकाइनेज 4, ताकि वहाँ से इंसुलिन रिलीज़ हो, और इंसुलिन जब रिलीज़ होगा तो वो इन तमाम प्रोसेसेस को इन्हांस करेगा। लेट्स से कि ग्लाइकोलिसिस को इन्हांस करेगा, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इन्हांस करेगा, फिर साथ में जो है वो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन। ठीक है, इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस के अंदर भी ये ग्लूकोज सेंसर का काम करता है फॉर एड्रीनर्जिक रिस्पॉन्स। अब इन दोनों की जो रेगुलेशन आ जाती है वो भी डिफरेंट है थोड़ी सी। जो हेक्सोकाइनेज 1, 2, 3 है उसको जो रेगुलेट करने वाला चीज़ है ना, वो इसका अपना ही सेल्फ प्रोडक्ट है। लेट्स से कि जो ये आ जाता है हेक्सोकाइनेज 1 to 4, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। उसकी जो 6 पोजीशन है, 6 कार्बन है, वहाँ पे फॉस्फेट का ग्रुप जब लगा रहे होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यही जो इसकी बाय प्रोडक्ट है ना, ये नेगेटिव फीडबैक दे रही होती है किसको, हेक्सोकाइनेज 1, 2, 3 को। ठीक है, तो उस तरह से ये रेगुलेट हो रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि जो हमारा आ जाता है हेक्सोकाइनेज 4, तो इसकी स्पेसिफिसिटी क्या आ जाती है कि ये इसको न्यूक्लियस के अंदर एक तो इसकी रेगुलेशन हो रही होती है, और इसको रेगुलेट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आप लोग इस फिगर से देखो, ठीक है, ग्लूकोज आया, लेट्स से कि ये हमारे पास आ जाता है, कोई भी लिवर का सेल है, यहाँ पे GLUT2 ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। GLUT2 मतलब ये अंदर भी लेके आ सकते हैं और ग्लूकोज को बाहर भी लेके जा सकता है। ये GLUT2 ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय मींस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब बहुत हाई कंसंट्रेशन के अंदर होता है तो ये कहता है कि बस अब मजीद जो है वो हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन नहीं करनी, काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है। तो अब ये क्या करेगा, जो ग्लूकोकाइनेज है उसको इसने किस तरह से रेगुलेट करवाना है, इसने ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड अप करवा देना है और इसको न्यूक्लियस के अंदर ले जाना है। जब ये इसके साथ बाइंड होकर न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है ये हो जाता है इनएक्टिव। ठीक है,
और दूसरी साइड पे जब हमें पता है कि ग्लूकोज अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करवाएगा कि वो इस कॉम्प्लेक्स को बाहर रिलीज़ करवाएगा, इसकी ब्रेकडाउन करवाएगा, ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन से अलहदा कर देगा और ग्लूकोकाइनेज दोबारा से वर्क करके ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो आपने याद रखना कि जो ये वाला ग्लूकोकाइनेज है उसका रेगुलेशन किसके थ्रू हो रही है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के थ्रू। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम लोगों ने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया आइसोमेरेज यूज़ करके। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट कर देना है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, यानी कि 6 पोजीशन पे अगर 6 कार्बन पे हम लोगों ने फॉस्फेट लगाया था पहले, तो अब हम लोगों ने उसकी फर्स्ट पोजीशन पे भी लगाना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसका नाम भी होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे उसकी फॉस्फोरिलेशन करवाएगा ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 ऐड करेगा और इसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट रेगुलेटेड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। अब आप लोग जनरल सी बात है कि देखो अगर ये ग्लाइकोलिसिस चलती जा रही है उसके बाद हमारे पास एटीपी जनरेट हो रहे हैं जनरेशन फेज के अंदर, साथ में आगे जाएगा पायरुवेट से आगे टीसीए साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके थ्रू भी अगर एटीपी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो ये फिर नेगेटिव फीडबैक देगा ना इस स्टेप को कि बस अब मजीद जो है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को इसके अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है और ग्लाइकोलिसिस को प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और सिट्रेट जो कि टीसीए साइकिल के अंदर बन रहा होता है ये भी एनर्जी रिच सिग्नल है कि मजीद ग्लाइकोलिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जगह पे ऑपोजिट आ जाता है, या तो एएमपी हो या एडीपी हो, यानी कि ये वो सिग्नल है कि लेस एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये स्टिमुलेट करवाएंगे इस स्टेप को, इस एंजाइम को। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी इस तरह से है कि ये जो है एट अ टाइम ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करवा रहा होता है और दूसरी जानिब जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करवा रहा होता है। बेसिकली इसका जो बनना है ये अंडर द कंट्रोल आ जाता है इन हार्मोन्स के जो हमारे पास आ जाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब मैंने कहा ना कि जब हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा होती है, ग्लूकोज रिच मील हमने ली, तो हमें पता है कि जो ग्लूकोकाइनेज था हेक्सोकाइनेज 4, उसने बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास के ऊपर एक्ट करवाया और वहाँ से इंसुलिन का रिलीज करवाया। इंसुलिन हाई होता है उस दौरान मील के बाद और ग्लूकागॉन होता है लो। जब ग्लूकागॉन कम होता है तो ग्लूकागॉन हमें पता है 7 पास रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है, जी पाथवे और रेटिनल साइक्लेज को एक्टिवेट करवाता है और कैम्प बनाता है प्रोटीन काइनेज। बेसिकली होता क्या है, कहानी इस तरह से होती है कि ये हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है बायफंक्शनल एंजाइम, जिसके अंदर एक इसका डोमेन आ जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, यानी कि जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और दूसरा आ जाता है फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट 2, जो कि बेसिकली इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देता है, जो कि इसको फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब जिस दौरान ग्लाइकोलिसिस होनी है तब हमें इसकी ज़रूरत है, ये बनाना है हम लोगों ने ना, तो हम लोगों को ये वाला डोमेन इसका एक्टिव चाहिए। ये डोमेन एक्टिव कब होगा? जब ये नॉन फॉस्फोरिलेटेड होगा, डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट में होता है, तो तब ये एक्टिव होता है। अब इंसुलिन की प्रेजेंस में और ग्लूकागॉन कम होता है तो उस दौरान ये सारा कुछ प्रोटीन काइनेज है, तो ये वाला जो डोमेन है, ये पूरा का पूरा जो बायोफंक्शनल एंजाइम है, ये क्या हो रहा होता है? डीफॉस्फोरिलेटेड होता है। तो डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट के अंदर ये वाला डोमेन इसका एक्टिव होता है और ये वाला डोमेन इनएक्टिव होता है। सही है, ये आप लोगों ने ये यहाँ से कहानी पढ़ लेनी है सारी। जब ये एक्टिव होगा, ये ज़्यादा बनेगा, ये जाके इसको स्टिमुलेट करवाएगा, जबकि साथ साथ ये इनहिबिट कर देता है फ्रक्टोज बिस फॉस्फेटेज 1 को, जो कि बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है, ताकि इसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को दोबारा से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ना कन्वर्ट कर सके। तो एट अ टाइम ये फ्यूटाइल साइकिल होने से बचा रहा होता है, ठीक है। फ्यूटाइल साइकिल का मतलब ये है कि अगर एक दफ़ा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो दोबारा से पायरुवेट दोबारा से ग्लूकोज के अंदर ना कन्वर्ट हो सके। तो इस वजह से हम लोग इस स्टेप को कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेगुलेटेड स्टेप है। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोगों ने सारी कहानी कर दी। फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बना लिया हम लोगों ने, उसकी रेगुलेशन भी हम लोगों ने देख ली कि ग्लूकोज जब ज़्यादा होता है वेल फेड स्टेट के अंदर, उस दौरान ये इनहिबिट कर देता है एडेनिलाइल साइक्लेज को, कम बनता है प्रोटीन काइनेज ए कम बनता है, जिसकी वजह से ये वाला जो डोमेन है इसका डीफॉस्फोरिलेट होके तो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके इसने फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बनाता है, जो कि ग्लाइकोलिसिस वाले एंजाइम को स्टिमुलेट करवाएगा, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले एंजाइम को क्या करवाएगा? इनहिबिट करवा देगा और फ्यूटाइल साइकिल होने से रोकेगा, ठीक है। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया है ना, ये आगे जाके फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन देगा। लास्ट वाला जो स्टेप आ जाता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, वहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, उसके बाद एल्डोलेसिस के ऊपर एक्ट करवाता है, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो वी
से कि दो हमारे पास मॉलिक्यूल बन गए हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। उसके बाद क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है जिसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन होती है और इसकी रिडक्शन हो रही होती है, NAD की रिडक्शन, ठीक है। और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक बहुत ही एनर्जाइज मॉलिक्यूल के अंदर 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। ये एनर्जाइज मॉलिक्यूल है तो ये आगे जो है वो ADP को ATP के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। अब ये सारे 2 हम लोग लेके जा रहे हैं तो हमारे पास 2 ATP यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और लास्ट वाला जो हमारा इरिवर्सिबल स्टेप है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनने का, यहाँ पे जो है ये फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन दे रहा होता है ये वाला फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो यहाँ वाला एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेज, इसको फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन इसके थ्रू मिल रही होती है। तो 2 ATP यहाँ पे बन जाते हैं हमारे पास। तो टोटल 4 ATPs हमें एनर्जी जनरेशन फेज के अंदर मिल के बन गए। यहाँ पे एक शंट रिएक्शन आ जाता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे एज सच माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं है, सही है। तो वहाँ पे शंट रिएक्शन और साथ में ऑक्सीजन की डिलीवरी को इन्हांस करने के लिए ये जो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, सही है। और एक है मैकेनिज्म ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनेट यहाँ पे पेंटावेलेंट आर्सेनेट कम्पीट कर रहा होता है इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ताकि वो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट ना कर सके। तो इट मीन्स कि यहाँ भी अगेन शंटिंग हो रही होती है रिएक्शन की, जाहिर बात है ये इसके साथ कम्पीट कर रहा है तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकेगा। जब ये प्रोसीड नहीं करेगा NADH नहीं बनेगा, उसके बाद ATP वगैरह नहीं बनेगा, तो ना कोई NADH बनेगा। डायरेक्टली क्या होगा कि यहाँ पे 2 ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि ATP भी जनरेट नहीं होगी और NADH भी प्रोड्यूस नहीं होगा।